हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू डॉक्टर अमित अकेडमी। डॉक्टर अमित अकेडमी में आपका स्वागत है। माय नेम इज भारत एंड इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग द कंप्लीट सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट। इस वीडियो में हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। माय नेम इज भारत भूषण अस्थाना एंड आई हैव अटेम्प्टेड यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू। As also, I have qualified the HCS and West Bengal Civil Services Prelims examination, and I'm your faculty and mentor for anthropology optional subject for both UPSC and State Public Service Commission examination. आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस YouTube वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस पे जाकर के आप कोर्सेज के बारे में, फैकल्टीज के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, और जो फ्री रिसोर्सेज हैं हमारे एप्लीकेशन पे, आप उसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है उसके ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन। इन द लास्ट 3 इयर्स हमारे इंस्टीट्यूट से नियरली 108 HCS सिलेक्शन हुए हैं, और अगर आप 2024 की बात करेंगे तो 51 सिलेक्शन हैं और भी काउंटिंग सिलेक्शन हैं। इस वीडियो से हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं, तो हमने जैसे मैंने पहले बताया कि विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। तो फर्स्ट थिंग, हम जानते हैं कि पेपर 1 है एंड पेपर 2 है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, और इस डिफरेंसेस से क्या हमारे स्टडी का जो अप्रोच होगा उसमें चेंज आएगा। तो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज की टॉपिक वाइज जो है ना उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी क्या है। मतलब आपने हमेशा सुना सुना होगा कि यूपीएससी जो है क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करती है, बट ये एक मिथ है। बहुत सारे सिलेबस के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन रिपीट करती है। तो वो कौन कौन से एरिया है जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट कर रही है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले एरिया विल बी डिस्कसिंग। देन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितना होना चाहिए और कितना एरिया वो है जिसको आपको मेमोराइज करना चाहिए, चाहे फैक्चुअल है। तो एक जनरल लोगों का क्वेरी रहता है कि कहीं सर मुझे समझने में तो आसानी होती है लेकिन मैं रट नहीं पाता। और कुछ लोग इसके रिवर्स भी हैं, वो बोलते हैं कि मुझे बने बनाए नोट्स दे दो, मैं उसको रट लूंगा, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कितनी जगह पे आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और कितना एरिया जहाँ पे आपको रटना पड़ेगा, उसके ऊपर भी एक डिस्कशन होगा बेसिक। देन इन जनरल लोगों का एक कंसेप्शन होता है कि एंथ्रोपोलॉजी में करंट अफेयर का स्कोप कम है या फिर नहीं है ऑलमोस्ट। तो सबसे पहले तो ये एक मिथ है। एंथ्रोपोलॉजी में करंट अफेयर का स्कोप है, अच्छा खासा स्कोप है, बट वो स्कोप ऐसा नहीं है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के जितने भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल हो। वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक कुछ एरियाज है, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज हैं जहाँ पर उसका फोकस बहुत ज्यादा होता है डायनेमिज्म का। ठीक है, तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया। देन इसके अलावा लैंग्वेज एंड वोकेबलरी। लैंग्वेज एंड वोकेबलरी से मेरा मतलब ये है कि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी होता है। तो जब आप अपने सब आंसर में कॉन्टेक्चुअल वोकेबलरी को अगर ऐड करते हैं, तो जो भी आपका इवेल्युएटर होता है, जो भी आपका एग्जामिनर होता है, उसको एक एक सेंस जाता है, उसको एक हिंट मिलता है कि जो स्टूडेंट है उसने सब्जेक्ट की थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग है, जब आप बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो आप पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग की बात करेंगे, वहां पे फादर एंड सन की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आप सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे तो वह पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग की बात नहीं करेंगे, बल्कि वहां पे फादर एंड सन, ठीक है, या फिर फादर एंड ईगो, इस तरह की बात करेंगे। तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी एरियाज हैं एंथ्रोपोलॉजी में जहाँ पे कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी है। कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी से मतलब क्या है, जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है उस सब्जेक्ट का, उसके ऊपर हमारा कमांड होना चाहिए। और जब किसी सब्जेक्ट के कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी के ऊपर आपका कमांड हो जाता है, तो उस सब्जेक्ट के अंदर आपका एक फ्री फ्लो, एक फ्री नेविगेशन स्टार्ट हो जाता है। आपको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक जाने में बहुत ज्यादा सहजता, बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। देन इन जनरल लोग ये सोचते हैं कि PSIR है या सोशियोलॉजी है या ज्योग्राफी ऑप्शनल है। इन सारे सब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा ओवरलैप है जीएस के साथ। बट मैं आपको बता दूं कि जो एंथ्रोपोलॉजी है इसका हाई रेलेवेंस है जनरल स्टडीज में। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका GS1 सब्जेक्ट है उसमें सोशल इशूज आता है। तो सोशल इशूज को आप, जो एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 2 है, उस पेपर 2 से आप सोशल इशूज GS1 को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही आप पेपर 2 की बात करते हो तो पेपर पेपर 2 में सोशल जस्टिस आता है। तो सोशल जस्टिस से यूपीएससी हर साल नियरली 10 मार्कर के 2 क्वेश्चन एंड 15 मार्कर के 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये भी जो है एंथ्रोपोलॉजी से पूरी तरीके से सॉल्व हो सकता है। देन जब आप GS4 पढ़ते हो तो उसमें इथिक्स आता है। पेपर 2 ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में हमारे पास इंडिया के रिलेटेड इथिकल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इंडिया के रिलेटेड सोशल कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो उससे अगेन आपका इथिक्स सॉल्व हो रहा होता है। एंड एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में ऐसे हैं जो कि हम बिल्कुल एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्टिव नॉलेज से कर सकते हैं। एंड अगर आप इतना कुछ पढ़ते हैं तो आपको ऐसे राइटिंग में काफी आसानी मिलती है, क्योंकि जो भी कुछ हो rहा है एंथ्रोपोलॉजी में वो सब कुछ इंसानों से रिलेटेड है। एंड वी हैव टू राइट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन ग्रुप एंड देयर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। तो आपको ऐसे एंड इथिक्स में भी आपको इसका हेल्प मिलता है। ठीक है, फाइनली कोई भी सब्जेक्ट है, हम एंथ्रोपोलॉजी मेंस के लिए पढ़ रहे हैं एंड मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस आंसर राइटिंग क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको।
एज ऑल्सो आंसर राइटिंग कितना करना है, कितने टेस्ट सीरीज लगाने हैं, टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करना है, और अपने टेस्ट को कैसे इवेल्युएट करना है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। देन सबसे फाइनल एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो एग्जामिनर है, जो हमारे आंसर कॉपी को इवेल्युएट करेगा, उसका क्या पर्सपेक्टिव है हमारे आंसर राइटिंग को लेकर के, हमारे एंथ्रोपोलॉजी को नॉलेज को लेकर के, एंड बाकी सारी चीज। सो व्हाट दे आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर। तो एग्जामिनर पर्सपेक्टिव क्या होने वाला है, विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग ऑल्सो इन ग्रेट ग्रेट डिटेल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, जैसे कि मैंने बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पेपर 1 की अगर हम बात करें एंड पेपर 2 की हम बात करें, तो पेपर 1 जो है कंप्लीटली थ्योरेटिकल है एंड कोर कॉन्सेप्ट्स। कहने का मतलब पेपर 1 में हम एंथ्रोपोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जिससे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बोलते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी का, वो हमें पेपर 1 में आता है। एंड अगर हम पेपर 2 की बात करें, तो पेपर 1 का जो एप्लीकेशन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, वो हमारे पेपर 2 का पार्ट है। तो पेपर 2 में व्हाट वी आर स्टडिंग द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, एंड इन पेपर 1 व्हाट वी आर स्टडिंग इज द थ्योरेटिकल एंड कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। सेकंड ये है कि पेपर 1 की अगर हम बात करें, तो पेपर 1 में स्टेबिलिटी ज्यादा है एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा है। इसमें भी करंट अफेयर का स्कोप है, बट करंट अफेयर का स्कोप इतना ज्यादा नहीं है कि डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंट बेसिस पे एंथ्रोपोलॉजी में कुछ नए कॉन्सेप्ट या कुछ नए थ्योरी आ रहे हैं। थ्योरी बाय एंड लार्ज वही है, बट इसके एग्जांपल्स कुछ हो जाते हैं, वो करंट अफेयर की तरह काम करते हैं। ऐसे ही ह्यूमंस जेनेटिक्स वाला एस्पेक्ट है, तो जेनेटिक्स की फील्ड में अगर कुछ नया डेवलपमेंट है, तो वो हमारे करंट अफेयर का पार्ट होगा। बट अगर हम पेपर 2 की बात करें, तो पेपर 2 जो है डायनेमिक होता है, इवॉल्विंग होता है। जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते हैं ट्राइबल को लेकर के, या इंडियन सोशल सिस्टम को लेकर के, या कास्ट को लेकर के, या कास्ट सेंसस अब इंडिया में चल रहा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट है, तो वो सारी चीजें इसका पार्ट है। तो ये जो करंट एंड इवॉल्विंग है, डायनेमिक एंड इवॉल्विंग है, इसके लिए भी जो आप जनरल स्टडीज पढ़ते हो या फिर जीएससी की जो स्टडी करते हो, उससे आपका कॉन्टेक्चुअल एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सब्जेक्ट में होता ही रहता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें क्या रहता है कि जो सिलेबस का पैटर्न है ना, उसी के ऊपर बाय एंड लार्ज यूपीएससी कंसिस्टेंट सवाल पूछती रहती है। तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी मिलेगा कि यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछ रही है इसके अंदर। बट अगर यहाँ पे देखेंगे, तो ट्राइबल पॉलिसीज है, या फिर कास्ट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, वो डायरेक्टली आपके पेपर के अंदर आते हैं, एंड उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम बात करें कि कॉमन टॉपिक्स क्या है एंथ्रोपोलॉजी में, तो पेपर 1 की अगर हम बात करें, तो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं जैसे कि किनशिप हो गया, मैरिज, रेस, कल्चर, ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया, प्राइमेट्स हो जाता है, फॉसिल वाला एरिया आ जाता है, थिंकर्स आ जाता है, जेनेटिक्स आ गया, फॉरेंसिक एंड नेचुरल न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी है, हमारे पास रेस है, हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। बट अगर हम पेपर 2 की बात करें, तो पेपर 2 में हमारे पास क्या है, ट्राइबल अफेयर्स हो जाते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट आ गया हमारे पास, देन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ गया, लैंड एलिनेशन आ गया, हेल्थ एंड एजुकेशन अमंग इंडियन ट्राइब्स, जेंडर इश्यूज आ जाते हैं, कास्ट आ जाता है, इंडियन विलेज आ जाता है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया आ जाता है हमारे पास। तो इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। तो पेपर 2 इज बाय एंड लार्ज सोशल इन नेचर, वाइल पेपर 1 इज बोथ बायोलॉजिकल और फिजिकल। बायोलॉजिकल को ही हम फिजिकल बोलते हैं, साथ ही साथ हमारे पास सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट आता है। तो दिस पार्ट इज अबाउट सोशल एंड दिस पार्ट इज अबाउट फिजिकल। देन आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो पेपर 1 में अगर आप देखेंगे, तो पेपर 1 में क्या होता है कि डायग्राम्स हमें बहुत सारे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास स्कल का डायग्राम बनाने आ सकता है, डार्विनिज्म से रिलेटेड डायग्राम होगा, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को लेकर के डायग्राम बनेगा, एंड दीज डायग्राम्स आर हाईली रिलेटेड इन द थियोरेटिकल एस्पेक्ट, या फिर जो बुकिश डायग्राम्स होते हैं। पेपर 2 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इंडिया का मैप बना सकते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट का मैप बना सकते हैं, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उसके रिलेटेड मैप्स हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे मैप्स, जहाँ जो मैप्स या डायग्राम जो आप खुद से बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल टाइमलाइन वाला हो जाता है, फ्लो चार्ट वाला हो जाता है, ये आप बना सकते हैं, सो दैट कि आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा इन्फोग्राफिक में या किसी और तरीके से कन्वर्ट हो सके। अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी ओवरलैप की बात करें, तो जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ पर कि यहाँ पर जो है बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी आता है, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी आता है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस आता है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स आता है। तो जो भी चीजें आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, या फिर जो भी आपने अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो भी जो भी आप कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 में जाएगा, क्योंकि पेपर 1 जो है वो हाईली सिंथेटिक है। कहने का मतलब अलग अलग डिसिप्लिन से यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज को बोरो करा गया है, और उसको एक लॉजिकल फैशन में अरेंज करा गया है, एंड देखा गया है कि किस तरीके से वो एंथ्रो को, यानी कि ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसकी स्टडी है। अगर आप पेपर 2 की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इथिक्स है, इन्वायरमेंट है, ट्राइबल इशूज हैं, विलेज हैं, एक्सेट्रा है। तो दिस थिंग इज बाय एंड लार्ज सोशल इन नेचर, सोशल कल्चरल इन नेचर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो क्लैरिटी की इन्फॉर्मेशन, क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप सोशल साइंसेस की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, तो यहाँ पर समझने के लिए काफी कम चीजें होती है, बट हाँ, जानने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। इट इज वेरी लेस टू अंडरस्टैंड, बट इट इज वेरी हाई टू नो। मतलब आपको जानना है कि दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, और आप एक बार जान लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी से याद भी हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या डिफरेंसेस हैं।
जैसा कि मैंने पहले बोला कि विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी क्या रहता है इसके अंदर। तो आप देखेंगे तो थेरीज हैं, थिंकर्स हैं, तो इसके ऊपर यूपीएससी हर साल एटलीस्ट एक सवाल पूछ ही लेता है। ठीक है, एक से ज्यादा सवाल हर साल इसके ऊपर सवाल आते हैं, एंड सवाल 2 to 3 क्वेश्चन होते हैं। समटाइम्स द वेटेज इज 65 मार्क्स, 70 मार्क्स के आसपास भी इसका वेटेज पहुंच जाता है। ठीक है, अगर आप किनशिप एंड मैरिज एंड फैमिली की बात करेंगे तो इसके ऊपर एवरी ईयर क्वेश्चन पूछ रहा है। कल्चर एंड सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है हर साल तो नहीं, बट हाँ हर 2 साल में बात कर सकते हैं, या हर 3 साल में 2 बार क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जिसमें डार्विनिज्म है, लेमार्क है, जेनेटिक्स है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, नॉट आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन इवोल्यूशन है, प्राइमेट है, फॉसिल है, तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछते ही है। फील्ड वर्क की अगर हम बात करें तो फील्ड वर्क से एवरी ईयर यूपीएससी आस्किंग एटलीस्ट 15 मार्क्स to 30 मार्क्स, यानी कि 15 मार्क्स से लेकर के 30 मार्क्स का 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर 15 नंबर, 15+10 का 1 नंबर, 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी। तो दिस इज द फॉर्मेट। अगर आप पेपर 2 की बात करें तो ट्राइब्स के ऊपर ही हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स्ड है जो यूपीएससी पूछती है, जो कि करंट इशूज एंड स्टेटिक एस्पेक्ट जो ट्राइब होता है उसे मिक्स करके बनता है। ट्राइबल पॉलिसीज की अगर आप बात करेंगे तो एफआरए, पीसा, SC ST एक्ट होता है, ट्राइबल पंचायत होते हैं, ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम है, सच काइंड ऑफ टॉपिक्स के ऊपर यूपीएससी सिलेबस में लिखे हुए पॉइंटर से डायरेक्टली हैंड पिक टॉपिक करती है, और उसके ऊपर 10 मार्कर 15 मार्कर क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लेती है। अगर हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि एंथ्रोपोलॉजी का अप्लाइड एस्पेक्ट, मतलब उससे किस तरीके से सोशल या बायोलॉजिकल बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, फोरेंसिक एंड कॉर्पोरेट एंथ्रोपोलॉजी है। अगर हम इथनोग्राफी की स्टडीज की बात करें तो यूपीएससी ने पास्ट में जो है क्वेश्चन पूछ रखा है इसके ऊपर भी। तो आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक्स है ये ओकेजनल है, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, लेकिन हम अपने सिलेबस को बहुत होलिस्टिकली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करेंगे कि जिस तरीके से भी सवाल पूछा जा रहा है वी आर एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इन टॉपिक इन द सीरीज इज कि कितना एरिया है जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड करता है, और कितना एरिया ऐसा है जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है ना कि काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर मुझे कुछ भी दे दीजिए अंडरस्टैंड करने के लिए, आई विल डू इट, बट आई बी एबल टू डू इट, बट मेमोराइज करने की या फिर फैक्ट रटने की या फिर रट्टा लगाने की जब बात आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर कुछ कुछ टॉपिक्स अगर समझ ना भी आए बट अगर इजी टू अंडरस्टैंड है तो बताइए वो टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक चर्चा है बेसिक सा कि देखिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको उस चीज का व्हाट, व्हाई एंड हाउ पता होना चाहिए। जब आपको ये सब चीजें पता है ना तो आपकी चीजें हो जाती हैं। और जब फैक्चुअल लर्निंग की बात आती है तो व्हाट हो गया, उसके अंदर उसका वैन हो गया, इस तरह की जब चीजें आती है तो इट बिकम्स द फैक्चुअल एस्पेक्ट। ठीक है, तो जब डेफिनेशंस आती हैं तो कॉन्सेप्ट पेपर अगर देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में क्या क्या चाहिए होगा, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी आपको अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स की, थेरीज का बैकग्राउंड क्या है, उनका बेसिक प्रीमाइस क्या है, उनका आउटकम क्या है, और क्या उनके चैलेंजेस है, क्या उनके क्रिटिसिज्म है, क्या उनका फ्रेमवर्क रहा है ओवरऑल, हमें पता होना चाहिए। बट अगर आप फैक्चुअल में चीजों में क्या क्या आती है, फॉर एग्जाम्पल उसमें डेटा को मेमोराइज करना होगा, क्लासिफिकेशन चार्ट होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं कि कौन सा ट्राइब है, कौन से स्टेट में रहता है, उनका क्या सोशल कल्चरल कस्टम्स है। तो ये सब चीजें किस में आती है, सब चीजें फैक्ट रखने में आती हैं। अगर आप पेपर फोकस देखेंगे तो पेपर 1 जो होता है ना वो बाय एंड लार्ज जो है वो क्या चीज है, कॉन्सेप्चुअल है। एंड पेपर 2 का जो एनालिटिकल एस्पेक्ट है जो कि डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट नहीं है, वो भी क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। बट अगर आप पेपर 2 की अगर बात करेंगे तो पेपर 2 में काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें याद करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारे ट्राइब्स के लिए, तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो ये भी हमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम जीएस की स्टडी करते हैं स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की तो हम काफी सारे आर्टिकल्स रटते भी है, तो वो सारी चीजें यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। तो ये फैक्चुअल हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्चुअल हो गया। आगे देखें तो अगर आंसर राइटिंग की बात है ना तो जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स होते हैं ना वो आपकी आंसर राइटिंग को हेल्प करते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन को। जब यूपीएससी पूछता है कि क्रिटिकली एनालाइज और इवेल्युएट और एसेस, तो आपकी जब आपकी एनालिटिकल थिंकिंग होगी, जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा। ऐसे ही पेपर 1 एंड पेपर 2 को लिंक करने में आपको हेल्प मिलेगा। और इसमें क्या होता है, अगर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से अगर आपने कोई एग्जाम्पल लिखा या फिर आपने कुछ डेटा लिखा, वहां पर कुछ फिगर लिखा मिनिस्ट्री का, तो उसी के आपके आंसर में क्या आता है, क्रेडिबिलिटी आती है, और आपका आंसर जनरल से स्पेसिफिक बन जाता है। तो एग्जामिनर को ये फील आता है कि आप अपने जीएस का आंसर यूज नहीं कर रहे हो, बल्कि आपने स्पेसिफिक स्टडी करी है एंथ्रोपोलॉजी की, और इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है एग्जामिनर के ऊपर। इसके बाद हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी होता है, और अगर हम उस कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी को यूज करें तो एग्जामिनर को ये सेंस जाता है कि हमें उस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर तो क्या होता है, अगर एक तो हो गया कि इफेक्टिव लैंग्वेज यूज, और अगर आपका जर्नलिस्टिक पुअर लैंग्वेज स्किल है तो उससे क्या लॉसेज हो सकते हैं। तो अगर आप इफेक्टिव लैंग्वेज यानी कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी को यूज करते हैं तो समझ में आएगा कि आपने उस चीज की एकेडमिक नॉलेज गेन करी है, विच इज वेरी गुड थिंग। देन आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता है, कोई भी चीज है जो कोई थ्योरी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता है वो क्या चीज है, एज ऑल्सो आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं।
बट अगर आप पुअर एंड जेनरिक लैंग्वेज यूज करते हैं, आपके पास कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी नहीं है, तो इससे ये पता चलता है कि आप ना कहीं इमोशनल एस्पेक्ट लिखेंगे वहां पर, सब्जेक्टिव होगी आपकी आंसर राइटिंग, एज ऑल्सो आपका अप्रोच काफी कैजुअल रहेगा, एंड इससे एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है, तो हमें ये नहीं होने देना है। अगर हम वोकैबुलरी टाइप की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल है एंड एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म्स होता है, फॉर एग्जांपल इमिक है, इटिक है, इनकल्चरेशन है, ठीक है, एकल्चरेशन है, रेफरेंस ग्रुप है, कॉन्साइंगुनल है, अफाइनल है, कल्चरल रिलेटिविज्म है, इंसेस्ट टैबू है, तो ये सारी चीजें क्या है, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो आप जनरल वर्ड, जैसे कि अगर आप एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे तो वहाँ पे आप बात करेंगे इथनिक कम्युनिटी की बात करेंगे, एंड अगर आप जीएस की बात करेंगे तो आप बोलेंगे ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल क्या हुआ, ये हुआ हमारा जीएस, लेकिन हमारा इतनी कम्युनिटी क्या हुआ, ये हुआ हमारा एंथ्रोपोलॉजी। तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हम टेक्निकल वर्ड्स को अपने आंसर में लिखें। अब इसमें क्या होता है, अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करें तो आप बोलेंगे कि एज पर रेडक्लिफ ब्राउन्स स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, तो आपने यहाँ पर क्या करा, आपने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो एक थ्योरी का नाम है आपने यहाँ पर वो भी कोट किया, और जो यहाँ पे जो स्कॉलर है, स्कॉलर का नाम भी एक तरीके से टेक्निकल वर्ड ही होता है, स्कॉलर्स नेम इज ए टेक्निकल वर्ड, तो समझ आता है कि हाँ, आपने रेडक्लिफ ब्राउन का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है आपने वो पढ़ा है। लेकिन अगर आप ऐसे बोले कि सम थिंकर्स हैव द ओपिनियन और सम थिंकर्स से, तो आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। अब एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने या तो पढ़ा ही नहीं करा या फिर आपको याद नहीं है। एंड अगर आपने ये चीज दो तीन क्वेश्चंस में कर दिया सम थिंकर्स और अकॉर्डिंग टू सम थिंकर्स, तो एग्जामिनर समझ लेगा कि आप अपने मन की बात एग्जामिनर के स्कॉलर के नाम से यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो दिस विल क्रिएट अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन, एंड यहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि टर्मिनोलॉजी एंड इंटीग्रेशन, टर्मिनोलॉजी इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने बताया कि जो कल्चरल रिलेटिविज्म है, रेसिप्रोसिटी है, लीनियज है, अफाइनल है, प्राइमरी किन है, सेकेंडरी किन है, ठीक है, इस तरह के टर्म्स अगर आपके आंसर में अगर आते रहेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, तो ये टर्म्स आपको आते आने चाहिए। और अदरवाइज आप क्या करेंगे कि कॉमन एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से पैराफ्रेज करके लिखते रहेंगे, ये फिर आपने पहले पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है उसको थर्ड पैराग्राफ में या फिफ्थ पैराग्राफ में आप उसको रिपीट करने लगोगे, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। इसके बाद सेंटेंस स्टाइल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कंसाइज होगा, लॉजिकल सीक्वेंस होगा, ऑफन जो है ना कॉज इफेक्ट जो स्टडी होता है ना, रिलेशन होता है, उसको आप डिपिक्ट कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वेगनेस होगा, ठीक है, कुछ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जो नेक्स्ट आउटकम है वो प्रीवियस एक्शन के ऊपर स्टैब्लिश्ड है। जब ये चीज इसके ऊपर रिलेटेड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, कॉज एंड इफेक्ट होगा। ये कब होगा, जब आपके पास एकेडमिक ओरिएंटेशन होगा चीजों को। देन डायग्राम्स की बात करेंगे तो आप जनरल डायग्राम ना बनाएं, बल्कि उसको जो है लेबलिंग करें, फ्लो चार्ट की तरीके से दिखाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कल की बात करते हैं तो स्केल में बताया कि पैराइटर यहाँ पर है, फ्रंटल यहाँ पर है, ऑक्सीपिटल बोन कहाँ पर है, उसके अलावा उसके रिज कहाँ पर है, ये सारी चीजें, मैक्सिला कहाँ पर है, फोरामेन मैग्नम कहाँ पर है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ जा रहा है, ये सब चीजें डिपिक्ट करेंगे आप। एंड यहाँ पर क्या होगा, डायग्राम्स की पॉसिबिलिटी कुछ नहीं होगी, बल्कि आप जनरल मैपिंग्स, जनरल फ्लो चार्ट बना करके आ जाएंगे। देन इसके अलावा बहुत अच्छा रहता है जब आप अपने आंसर में स्कॉलर्स के नाम मेंशन करो, टाइलर है, मॉर्गन है, मेलिनोस्की है, फ्रेंच बोआ है, रूथ बेनेडिक्ट है हमारे पास, इसके अलावा मार्गरेट मीड है, ए एल प्रोवर है, सो मेनी स्कॉलर्स के नेम्स हैं। वी शुड बी एबल टू मेमोराइज देयर नेम एंड वी शुड बी एबल टू कोट देयर नेम्स इन आवर आंसर पेपर। और यहाँ पर क्या होगा, अगेन जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास स्कॉलर का नाम नहीं होता है तो आप कहते हो कि अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर, तो ये चीज गलत हो जाएगा, ठीक है। मोरोवर जो इतने सारे स्कॉलर्स के जो नेम है ये आपको यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये जो कोर्स है इस कोर्स में मैं आपको इंटीग्रली बहुत सारे स्कॉलर्स का नाम, उनका वर्क क्या रहा है, उनका फील्ड वर्क कहाँ पर हुआ है, उनकी कौन सी ट्राइब्स थी, उन्होंने क्या किताब लिखा और उस किताब में से क्या उनको इन्फॉर्मेशन डिराइव हुआ, तो ये जो टेबुलेटेड फॉर्म में मैं आपको काफी सारे स्कॉलर्स के नेम एंड उनके वर्क को आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स ऑनली। अगर हम बातें करें, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि स्टार्टिंग में कि एसए एंड एथिक्स का रेलेवेंस होता है, इसके अलावा जीएस 1 पेपर का भी रेलेवेंस होता है, जीएस 2 पेपर का भी रेलेवेंस होता है, एंड प्रीलिम्स के पेपर का भी हाई रेलेवेंस होता है इसके अंदर। तो कैसे होता है कि जब आप बताते हो कि कल्चरल रिलेटिविज्म है, इमिक एंड एटिक पर्सपेक्टिव है, इनकल्चरेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या क्या चीजें आ जाती है, हमारे पास कास्ट आ जाता है, स्लेवरी आ जाती है, रेसिज्म आ जाता है, पेट्रियार्की हो जाती है, इसके अलावा इनकम इनइक्वालिटी हो जाती है, काफी सारी चीजें आती है। जब आप इस तरह के टर्म्स को अपने आंसर में लिखते हो ना, तो आपको क्या करना है कि आपको बस स्कॉलर्स के नाम ओमिट करने हैं, बट वो वाले कॉन्सेप्ट सब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो है कहीं ज्यादा मल्टी डायमेंशनल बनेगा एसए का। ट्राइबल केस स्टडीज होती है तो क्या कर सकते हैं आप अपने एसए में या इथिक्स में, ट्राइबल को लेकर के जो केस स्टडीज हुए हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो डिस्प्ले जो रिहेबिलिटेशन होता है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट के जो इश्यूज होते हैं, यू कैन मेंशन दैट। एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर 2 है उसमें काफी सारी जगह पर आपको इंडियन थिंकर्स के नाम आते हैं, एंड इंडियन थिंकर्स के साथ काफी सारे स्कॉलर्स के नेम एंड इंडियन कॉन्सेप्ट लाइक वर्णाश्रम आ जाता है, इसके अलावा गृहस्थ आश्रम आ जाता है यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर जो है ऋण का कॉन्सेप्ट आ जाता है, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसके अलावा यहाँ पर इंडियन विलेजेस का कॉन्सेप्ट आता है एंड इंडियन डेमोग्राफी का कॉन्सेप्ट है। इन सारी चीजों से जो है ना आपका कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज एंड जो मोरल एस्पेक्ट होता है इंडिया का, ये आपका बूस्ट करता है, और इसको आप अपने इथिक्स के पेपर में, और आज की तारीख में तो जो हमारा एसए का पेपर होता है वो भी तो काफी फिलोसफिकल होता है। तो ऑल दीज थिंग्स culminate into essay and ethics।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट्स होते हैं डेवलपमेंट के, ट्रेडिशन के, इंडिविजुअल के एंड ग्रुप के। तो ये सारी चीजें आपको एंथ्रोपोलॉजी में काफी ज्यादा मिलेगी, बोथ इन पेपर 1 एंड पेपर 2 में, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस एंड व्हेनेवर इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स आर इंटीग्रल टू ह्यूमन। तो ये चीज यहाँ पर डिपिक्ट होती है। एंथ्रोपोलॉजी जो नेक्स्ट इज ह्यूमन सेंट्रिक एग्जांपल्स। तो जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है ना, तो एंथ्रोपोलॉजी में जो वर्ड होता है एंथ्रो, दिस वर्ड मींस ह्यूमंस, ठीक है। तो एवरीथिंग दैट वी स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी इज ह्यूमन सेंट्रिक। तो जो भी आप पढ़ते हो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट या सोशल एस्पेक्ट, तो आपके पास इन एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आते हैं। तो इस एग्जांपल्स को आप अपने एसए में, आप अपने एथिक्स में, आप अपने जीएस 1 में, आप अपने जीएस 2 में इस सब चीजों को मेंशन कर सकते हो। फाइनली वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इथिकल ओवरलैप। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरलैप की अगर आप बात करते हो, तो हमारे पास एससी के आर्टिकल्स, एसटी के आर्टिकल्स, ठीक है, इसके अलावा इक्वालिटी से रिलेटेड चीजें एंड और भी जो मदर टंग से इनका जो टीचिंग होता है उससे रिलेटेड चीजें, लैंग्वेज के प्रोविजन, ऑल दीज थिंग्स, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या रहा है वो सब इसमें पढ़ेंगे। एंड इससे क्या होता है कि आप अपने आंसर को और ज्यादा सब्सटेंशिएट कर पाते हो, आप अपने पॉइंट्स को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को एग्जाम्पल से जो है सब्सटेंशिएट कर पाते हो, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट। इसके बाद फिलोसफिकल ऐसे, जैसे कि मैंने बताया कि फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स दे हैव बीन आस्किंग द फिलोसफिकल एसेज ओनली। तो फिलोसफिकल एसे को बेस्ट टैकल करने का जो एक तरीका रहा है वो हमारा ये वाला एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इज कि इंटीग्रेशन ऑफ करंट अफेयर्स इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो मेनी पीपल हैव अ मिसकॉन्सेप्शन कि यहाँ पर कुछ भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का करंट अफेयर का स्कोप नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर का एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आपने कोई आंसर लिखा, उसमें अगर आप पिछले लास्ट के एक लाइन में या बॉडी में कहीं पर भी एक लाइन या दो लाइन ये मेंशन कर दें कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एंड केस का नाम लिख करके आपको बता दे उसको कि जैसे कि जो इंस्टीट्यूशन है, मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, फैमिली है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ट्राइबल डेवलपमेंट है, जेनेटिक्स है, यहाँ पर तो करंट अफेयर होता ही है ना। तो उन सब करंट अफेयर को हमें अपने आंसर में इंटीग्रेट करें। इसके अलावा जो ट्राइबल की केस स्टडीज होती है उनको अपने आंसर में अगर हम इंटीग्रेट करें तो सर्टेनली हमें बहुत अच्छा बूम मिलेगा। इसके बाद अगर हम स्कीम्स एंड पॉलिसीज की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, वन धन योजना है, एकलव्य मॉडल हो गया, स्कूल्स हो गए, पीएम जनमन हो गया स्कीम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गए। तो ये जितने भी एक्ट्स हैं जिसको आप जीएस के लिए पढ़ते ही हो, तो वो चीज़ या तो एंथ्रोपोलॉजी में आप काम कर लेंगे, और अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं तो आपको जीएस में वो चीज़ें हेल्प आने वाली है। तो आपको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही नॉलेज को आप मल्टीपल फ्रंट्स पर यूज कर पाएंगे। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस होते हैं, तो हर बार जो है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन रिपोर्ट, एनसीएसटी रिपोर्ट्स लेकर के आती है। ये खाका कमेटी रिपोर्ट है, दिस इज नॉट जाजा, दिस इज खाका। तो जो खाका कमेटी रिपोर्ट है वो, उसमें अपने आंसर में मेंशन करिए एलपी विद्यार्थी कमेटी के जो रिपोर्ट्स रहे हैं पास्ट के, और आज की तारीख में तो जो वर्ल्ड ओवर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, या फिर जो यूनेस्को है, यूनिसेफ है, दे आर ऑल्सो डूइंग सच काइंड ऑफ स्टडीज एंड दे आर ब्रिंगिंग रिपोर्ट। सो वेन एवर पॉसिबल ब्रिंग दोज रिपोर्ट्स ऑफ करंट अफेयर्स इन न्यूज इन योर आंसर्स। देन रिसेंट इथनोग्राफिक स्टडीज क्या हुई हैं, जिससे कि आप अपने फील्ड वर्क को एंड अपने पेपर के, एंथ्रोपोलॉजी का पेपर जो स्पेसिफिक है उसको इनरिच कर सको, कि टुडेज एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर आल्सो स्टडिंग एंड मेंशनिंग द थिंग्स एंड देन डूइंग द रिसर्च एंड आल्सो टेकिंग स्टॉक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द ट्राइबल वर्ल्ड, ठीक है। तो उन सब चीजों को आप स्टडी कर सकते हो। देन इंटरनेशनल केसेस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो इंडिया की जो ट्राइब्स हैं, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया की ट्राइब है, ब्राजील की ट्राइब है, अमेजोन में जो ट्राइब रह रही है, कॉन्गो में जो ट्राइब रह रही है, तो उन सब के बीचों में क्या सिमिलैरिटीज है वर्सेस क्या डिफरेंसेस है, तो यू कैन स्टडी दैट थिंग ऑल्सो। You must study that thing to mention in your answer as also enrich that further। आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल, हर एवरी ईयर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड देन न्यूट्रिशनल स्कीम्स भी है, नीति आयोग है, ये सब लोग अपना रिपोर्ट निकालते हैं। तो एनएफएचएस का जो रिपोर्ट है, तो जो हमारे पास एनएफएचएस का जो रिपोर्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, देन नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, मीडिया आर्टिकल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के जो रिपोर्ट्स हैं, वो हमें पढ़ना चाहिए। तो लेकिन ये पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप ये मैगजीन उठाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। रादर जो सिलेक्ट एरियाज में आपको बताऊंगा कि आपको ये वाला एरिया पढ़ना है तो सिर्फ उतना पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक मैगजीन है योजना की, और लेट्स से कि उस मैगजीन 30 पेज की बनी, तो आपको ये 30 पेज नहीं पढ़ने हैं, बल्कि वो सिलेक्ट एरियाज 2 to 3 पेजेस और मे बी 4 to 5 पेजेस जो कि आपके काम का है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, तो पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। सिंपली एज ऑल्सो एनएफएचएस का जो रिपोर्ट होता है वो भी बहुत मोटा होता है, तो पूरा रिपोर्ट नहीं पढ़ना है। उस रिपोर्ट में जो हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, या फिर जो लिटरेसी को लेकर के, ट्राइबल को लेकर के जो स्पेसिफिक लाइंस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है, हमें मैक्रो फिगर, हमें वो पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आई बी प्रोवाइडिंग यू, दिस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू सच इन्फॉर्मेशन। फर्दर आंसर राइटिंग का क्या रेलेवेंस है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आंसर राइटिंग इज समथिंग जो हमें स्कूल में एंड कॉलेजेस में नहीं सिखाया गया है। वेदर यू कम फ्रॉम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड और यू कम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो यूपीएससी के फॉर्मेट में जो आंसर लिखना होता है वो हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं आता है। तो हाउ डज इट पीपल लर्न इट, पीपल लर्न इट वाया
प्रैक्टिसिंग एंड गिविंग गेटिंग इवेल्युएशन ऑफ देयर आंसर कॉपीज। सो सबसे पहले तो ये करना होता है कि जो भी आपके क्वेश्चन है उसमें जो वर्ड्स होते हैं डिस्कस करो, इलेबोरेट करो, क्रिटिकली एनालाइज करो, या फिर इन्यूमरेट करो, असेस करो, इलुसिडिएट करो, डिस्कस करो, एग्जामाइन करो। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। जो भी आपका आंसर का कंटेंट है तो आप इन टेलर वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर को मोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसने क्रिटिकली एनालाइज करने की बात बोली और आप सिर्फ डिस्कस करके आ गए। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। दिस इज वन थिंग। सिमिलरली स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया। बाय एंड लार्ज एवरीबडी इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, और इसके अलावा कोई लॉजिकल फॉर्मेट है भी नहीं। तो बेटर आइडिया इसकी फॉलो दिस थिंग। जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसमें जो क्वेश्चन का जो कीवर्ड है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, उसको आप एड्रेस करिए। बॉडी में आप हेडिंग सब हेडिंग क्रिएट करिए और थीम वाइज तरीके से उसमें आगे बढ़िए। कंक्लूजन करिए जहां पर आप फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, सिग्निफिकेंस बताएंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे चीजों का। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि इसमें क्या है हमारे पास कि एंथ्रोपोलॉजी के रिलेटेड जो सब्जेक्टिव कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी होती है वो यूज करने की जरूरत है। फाइनल की कल्चर रिलेटिविज्म, इथनोसेंट्रिज्म, इमेज एटसेट्रा, ये हमें पता होना चाहिए और हमारे आंसर में ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एज ऑल्सो डायग्राम्स अगर आप बनाएंगे तो आपका आंसर जो है विजुअली अपीलिंग होता है। एंड डायग्राम्स काफी बार क्या करते हैं, जो लंबे लंबे टेक्स्ट एंड पैराग्राफ्स होते हैं उसको समराइज कर देते हैं, तो आपके पास स्पेस भी बचता है और आपके पास टाइम भी बचता है। तो डायग्राम्स को जहां पर भी पॉसिबल होगा यूज करेंगे आप लोग। मैं आपको सिखाऊंगा डायग्राम्स कैसे यूज करना है। देन आप अपने आंसर में थिंकर्स को कोट करिए, थेरीज को कोट करिए, जैसे कि टाइलर हो गया, फ्रेंच बोआ हो गया, मेलिनोस्की हो गया, रेडक्लिफ ब्राउन हो गया, मार्विन हैरिस हो गए। तो इनकी जो थेरीज है, यहाँ पे क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म दिया था, फ्रेंच बोआ ने हमें हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म दिया था, मेलिनोस्की की अगर हम बात करें तो फंक्शनलिज्म मिला है, रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो हमें फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दोनों मिला है, मार्विन हैरिस की अगर हम बात करते हैं तो हमें कल्चरल मटीरियलिज्म मिला है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आप अपने आंसर में केस स्टडीज यूज करिए, ट्राइबल के एग्जांपल यूज करिए। तो आप क्या करते हैं, देश और विदेश के जो ट्राइबल के एग्जांपल है या कुछ स्टडीज हुई आप उसको कोट करिए। फॉर एग्जांपल गोम्स आर देयर, जराबाज आर देयर, भील्स आर देयर, संथाल्स आर देयर, हो आर देयर, चेंचूज आर देयर। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए और ये इजिली हो जाएगा। ये देख करके लगता है कि बहुत सारा काम है, बट बहुत सारा काम एक्चुअली में ये नहीं है। फाइनली सब कुछ जान लेने के बाद ना सबसे पहले जानना ये चीज जरूरी है कि एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव क्या है हमें लेकर के या फिर हमारे आंसर को लेकर के। तो सबसे पहले जो एग्जामिनर है वो क्या ढूंढ रहा है हमारे आंसर में। द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर क्लैरिटी एंड प्रिसाइजन, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड प्रिसाइजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारे आंसर में आना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो, फोकस्ड हो, डायरेक्ट हो। ठीक है, वर्बोस ना हो, इनडायरेक्ट ना हो, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं होना चाहिए आपका आंसर। टर्मिनोलॉजी को यूज करिए, मैंने एन नंबर ऑफ टाइम बोल दिया कि कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी यूज करेंगे तो आप पढ़े लिख के लगेंगे एग्जामिनर के सामने। कॉन्सेप्चुअल डेप्थ होना चाहिए आपके आंसर में। ऐसा नहीं कि आप सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन लिख करके आ गए एंड जब बात करी गई है कि क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, असेस करने के लिए, इलुसिडिएट करने के लिए, इलेबोरेट करने के लिए, तो आप बस बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख करके आ गए जो आपकी किताब में था। आपके पास कॉन्सेप्चुअल डेप्थ होना चाहिए एंड देन एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन परोसा गया है आप उसके ऊपर सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हैं। रेलिवेंट एग्जाम्पल, ट्राइबल एग्जाम्पल, केस स्टडी, फील्ड वर्क, इलस्ट्रेशन, ये सब डालने की जरूरत है और मैं इसके लिए बैठा हूँ। ये सारा का सारा काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद आपका आंसर वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, ये सब चीजें होनी थी। इससे फायदा क्या होता है कि एग्जामिनर को आपके आंसर के अंदर एक क्लियर लॉजिकल फ्लो मिलता है और उसी फ्लो में एग्जामिनर बह जाता है और आपके आंसर को जो है फ्री फ्लो पढ़ के पढ़ता है और आपको आंसर गुड मार्क्स अलॉट करता है। देन प्रेजेंटेशन एंड नीटनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर आपने अपने आंसर शीट में बहुत सारा काटा पीटा कर रखा है, डायग्राम्स को बनाया है, उसमें लेबलिंग नहीं करी है, इस तरह की जो भी इश्यूज होते हैं ना, उससे आपका पता चलता है कि यू मे हैव नॉलेज बट यू डोंट नो हाउ टू टॉक, हाउ टू कम्युनिकेट। रिमेंबर वन थिंग, दैट द आंसर कॉपी वी हैव, द आंसर कॉपी वी हैव, हमने उसके ऊपर जो भी लिखा है ना, तो लिखने के बाद दिस बिकम्स अ चिट्ठी। ये एक मैकेनिज्म है कि जिससे हम अपने टीचर से, अपने इवेल्युएटर से बात करें। यू कैन नॉट टॉक टू योर टीचर ओरली, दिस पेपर, दिस आंसर बुक इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद योर टीचर। तो यहाँ पे दो चीजें कि जो आप लिखोगे पढ़ते तो आना चाहिए ना। मान के चलिए कि आपने एक परिवार में एक चिट्ठी लिखा अपने पेरेंट्स को और वो चिट्ठी पढ़ के ही नहीं आ रही है तो समझ नहीं आएगा ना कि क्या बात कही है आपने। तो इसी तरह एक फ्लो होना चाहिए। देन आप बैलेंस्ड कवरेज करिए किस चीज का, सारे टॉपिक का। अगर कोई टॉपिक है उसके 4 डायमेंशन है तो चारों डायमेंशन आपके आंसर में होना चाहिए। ये ना कि आप किसी एक पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बाकी जो जितने पास है पार्ट से आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। देन रटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट बट सारा का सारा सिलेबस जो है रटने से नहीं होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज ऑल्सो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बोथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर सिर्फ रट्टा मार के लगा के जाओगे आप तो एनालिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप टैकल नहीं कर पाओगे, या फिर कुछ क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने घुमा फिरा के पूछा तो उसका भी आप जवाब नहीं दे पाओगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, अगर आपने सिर्फ मान के चलिए कि 70% क्वेश्चन करे एंड 30% क्वेश्चन छोड़ दें, तो एग्जामिनर को ये सीधा ये जाता है कि हाँ ये टाइम मैनेजमेंट करने में इसको दिक्कत आ रहा है, तभी ये पर्सन जो है पूरा का पूरा पेपर नहीं कर पाया।
ठीक है। तो ये बात एक पता होना चाहिए आपको कि टाइम मैनेजमेंट करेंगे तभी आप पेपर पूरा कर पाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अलॉट होगा। तो आई होप कि जितनी भी ये चीज़ें हैं आपको समझ में आया होगा अभी तक कि हमारा आज का जो लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव था हमारा कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो दैट इज हियर कि जस्ट मोमेंट कि दिस इज द थिंग कि पेपर का हमारा डिवीजन क्या है, पेपर वन पेपर टू का पीवाईक्यू के ट्रेंड्स मैंने बताया कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेमोरी कितना, अंडरस्टैंडिंग कितना, मतलब कॉन्सेप्ट कितना, फैक्ट कितना, करंट अफेयर एंड स्टेटिक का एक बैलेंस, लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी मस्ट है कि आप सब्जेक्ट की लैंग्वेज को सीख सके, आंसर राइटिंग क्या है, एसए एंड इथिक्स में, एंड जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 एंड हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वहाँ पे क्या हेल्प करेगा, आंसर राइटिंग का तरीका क्या रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव क्या होने वाला है वो हमें पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सब कुछ। इसके अलावा आप देखेंगे तो दिस इज द लोकेशन, दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ आवर अकेडमी। इन दोनों नंबर पे आप कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स के जो डिटेल्स हो सकते हैं आप वो ले सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी ये है, आप यहाँ पे यू कैन राइट योर क्वेरी टू अस, विल बी रिप्लाइंग प्रॉम्प्टली। इसके अलावा दिस इज आवर वेबसाइट, वेबसाइट पर आकर के आप हमारे कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं, हम कौन है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा एथिक्स है, यू कैन गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। This is our physical location. You can come and meet our mentors, our teachers, our counselors, and our other staff. सबसे आप मिलिए, हम सब लोग आपकी सेवा में हैं। मेक बेस्ट यूज ऑफ अस कि आपका एग्जाम क्लियर हो, जस्ट इंश्योर कि आपका मार्क्स बूस्ट करे एग्जामिनेशन में। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड देन लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट। एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं इस चीज को लेकर के, यू कैन प्लीज पोस्ट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रिप्लाइंग देम एएसएपी, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसको रिप्लाई करूंगा। एंड आप इंश्योर करिए, श्योर हो जाइए कि आपको आपके क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, प्लीज लाइक अगेन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर।